ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक आ गए थे, एक सेकंड देख लेते हैं फटाफट। कुछ 75 समथिंग तक आ गए थे हम लोग, 75 या 54 समथिंग तक आ चुके थे। ठीक है, देखते हैं फटाफट यार, है ना। 70 के आसपास थे, इतना मुझे पता है यार, तब 68 67 कुछ ऐसा था क्वेश्चन। फटाफट देखते हैं। ठीक है, 67 नहीं करा था। ठीक है, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये हमने प्रेशर वाला क्वेश्चन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। हमने देखा था वाटर ड्रॉपलेट हो या जेट हो या फिर कोई बबल हो। मैंने इन तीनों के किस किस के बबल के, वाटर ड्रॉपलेट का और जेट का, मैंने आपको प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था और कॉन्सेप्ट बताया था। किस किस का कॉन्सेप्ट बताया था? प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट बताया था। हमने इन तीनों को पढ़ लिया था और न्यूमेरिकल लिखने वाला 65 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का ध्यान रखना। तो आपने वो कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। देखो, सरफेस टेंशन के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। सरफेस टेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन के बिना काम नहीं चलेगा आपका। क्वेश्चन पढ़ो, द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर। देखो, सबसे पहले उसके लिए आपको सरफेस टेंशन पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन होता क्या है? अगर आपको सरफेस टेंशन ही नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सरफेस टेंशन भाई ऐसा टेंसाइल फोर्स है जो लिक्विड का जो एरिया होता है उसको मिनिमाइज करता है, या वॉल्यूम होता है उसको मिनिमाइज करता है। अब इसने पूछा है कि जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है, ये कॉन्सेप्ट तो सरफेस टेंशन का मैं आपको दुनिया भर में बार बार बता चुका हूँ सरफेस टेंशन होता क्या है। बट इसने पूछा कि सरफेस टेंशन जो पानी का होता है, जिसमें अपना लिक्विड जो होता है उसका सरफेस कम हो जाता है, मिनिमम एरिया उसका मिल जाता है। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इन केस आपने मान लो कोई भी लिक्विड है, आपने उसका स्टैंड जो भी उसका रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो भी स्टैंडर्ड हमारा टेम्परेचर होता है, जैसे अभी मान लो इस रूम का 12-13 डिग्री या 14-15 या 20-25 जो भी इसका टेम्परेचर है, उससे भी आपने बढ़ा दिया। अब आपने अगर इंक्रीज इन कर दिया तो होगा क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, सरफेस टेंशन। देखो प्लीज ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया अपने आप को मिनिमम करता है, वो तभी करेगा जो मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स हो, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स हो, और किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है तो किसकी वजह से होता है? कोहेजन की वजह से। भाई सरफेस टेंशन क्या है? जिसमें कोई भी लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करता है। सरफेस टेंशन क्या है? जिसमें कोई भी लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करता है, तभी करेगा जब एक दूसरे के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपका हुआ है, वो किस वजह से होता है? और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं। ध्यान से देखना। अब क्या है, इसने पूछा, अगर देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकता था, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू कोहेजन। सरफेस टेंशन भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता था कि जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है? भाई साहब, कोहेजन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता था, इसने ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आपने मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब आप प्लीज ध्यान से देखना, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, अभी तक तो मॉलिक्यूलर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था कोहेजन प्रॉपर्टी की वजह से। बट जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और दो मॉलिक्यूल जो पास में थे, भाई अगर मान लो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये तो दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी भाई काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस कारण जो दो मॉलिक्यूल पहले पास थे, जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था। देखो ये टेम्परेचर का क्वेश्चन विस्कोसिटी के लिए बहुत बार आता है। अभी हमने विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा है कि अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में क्या फर्क पड़ता है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको विस्कोसिटी का ऑलरेडी 2-3 बार करवा दिया है। हमने क्वेश्चन कर लिया। बट यहाँ पर इसने विस्कोसिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो दो मॉलिक्यूल पास थे वो दूर हो जाएंगे। और जैसे दो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कोहेजन कम हो जाएगा और सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज भाई साहब आप लोग इंक्रीज करोगे, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स था वो कम हो जाएगा,
और जैसे कोहेसिव फोर्स कम होगा सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। दैट मींस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस नहीं। हाँ देखो, अब इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से दिया है। हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो इसने देखो इसने क्या लिखा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीजेस, देखो अगर आप ध्यान से देखना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नो। डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, नो। अगर डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान से देखना, नहीं आप ध्यान से देखना, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज आप ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप आंसर खुद लिख लो, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको रिलेशनशिप ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप सभी कोशिश करो, अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन विस्कोसिटी की कराया है, ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन का था। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट आपको सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट अलग ध्यान रखना है और विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका अलग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखो, जब मैंने लेक्चर्स की शुरुआत करी थी, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बस एक चीज याद रखना, टाइप ऑफ फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइप ऑफ फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आ भी रहे। अभी तक अगर हम देखें तो टाइप ऑफ फ्लूइड से हम 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम 67th क्वेश्चन कर रहे हैं। इस 67th क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मिनिमम टाइप ऑफ फ्लूइड के हैं, क्योंकि टाइप ऑफ फ्लूइड आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं, इसका डी ऑप्शन भी ले लेते हैं ना, ए बी सी डी, डी ऑप्शन भी इसका ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लूइड्स बताए हैं, आप बोलोगे हाँ सर आपने हमें टाइप ऑफ फ्लूइड बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ फ्लूइड बताएं? सर न्यूटोनियन बताएं और नॉन न्यूटोनियन बताएं। सर न्यूटोनियन बताएं और नॉन न्यूटोनियन बताएं। ठीक है, और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक और पढ़ा था, कौन सा? नॉन न्यूटोनियन टाइप कौन से होते हैं? सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, आइडल प्लास्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है इसमें, देखो, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस टो इज इक्वल टू के du by dy रेज टू द पावर n। देखो इन्होंने लिखा हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, शियर स्ट्रेस इक्वल टू के du by dy रेज टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटोनियन फ्लूइड का, मैंने आपको रिलेशनशिप बताया हुआ शियर स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेन का, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का। ये du by dy क्या होता है? व्हाट इज du by dy? व्हाट इज टो? टो इज शियर स्ट्रेस एंड व्हाट इज du by dy? इट्स द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, देखो ध्यान से, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे इस रिलेशनशिप पे, टो इज इक्वल्स टू म्यू du by dy रेज टू द पावर n। क्या मैंने आपके क्वेश्चंस कराए हैं? क्या इसके ऊपर हमने कोई न्यूमेरिकल करा है? आप बोलोगे हाँ सर हमने तो बिल्कुल इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा है। अब आप ध्यान से देखना, अब ये रेज टू द पावर n, अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करूं, प्लीज ध्यान से देखना, अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करूं, न्यूटोनियन फ्लूइड, तो इस न्यूटोनियन फ्लूइड में ये n की पावर क्या होती है भाई साहब? 1 फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड n इज इक्वल्स टू 1। और ये फार्मूला आपने न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो हमने करा था, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है भैया। रिलेशनशिप हमें कहां से मिलता है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। ये इज इक्वल्स टू टो इज इक्वल्स टू म्यू du by dy। यहां पर अभी रेज टू द पावर n लिखी है। न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में n किसके इक्वल होता है? 1 के केस में होता है। प्लीज ध्यान से देखना। और फाइनली अपन रिलेशनशिप बनता है टो इज इक्वल्स टू म्यू du upon dy। ये रिलेशनशिप आपके सामने बनता है, बट ध्यान रखना, ये जो टो इज इक्वल्स टू म्यू du by dy है, ये फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड? इसमें शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या बोलता है? अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटोनियन फ्लूइड बताता क्या है? न्यूटोनियन फ्लूइड, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटोनियन फ्लूइड बताता क्या है? न्यूटोनियन फ्लूइड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस में डायरेक्टली रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछूं, भाई हमने डिफरेंट टाइप्स के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़ा था हमने? सूडोप्लास्टिक, प्लीज ध्यान से देखना,
डायलेटेंट, थीक्सोट्रॉफिक, एंड फोर्थ आइडियल प्लास्टिक। प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइडियल प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? बिंगम, बिंगम प्लास्टिक। ये भी ध्यान रखना कि आइडियल प्लास्टिक ही बिंगम प्लास्टिक होता है। मैंने आपको भाषा की 4 नॉन रिटर्नेंट फ्लूइड पढ़ाए थे। व्हाट इज नॉन रिटर्नेंट फ्लूइड? जिसमें रेट ऑफ शियर, देखो अगर आपसे पूछे रिटर्नेंट फ्लूइड क्या है, जिसमें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड व्हाट आर द नॉन रिटर्नेंट फ्लूइड्स? जिसमें ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। तो हमने देखा था कि जनरली मैंने इन चारों के बारे में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया, सूडोप्लास्टिक क्या होता है, डायलेटेंट क्या होता है, थीक्सोट्रॉफिक क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये रिलेशनशिप जो है टो इज इक्वल्स टू म्यू du by dy, ये वैलिड है ओनली फॉर न्यूटोनियन। तो ये फॉर्मूला आप सूडो, अगर मान लो कोई एग्जांपल आपके पास सूडोप्लास्टिक का आ गया, कोई न्यूमेरिकल आपके पास सूडोप्लास्टिक का आ गया, तो आप ये फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओनली इन द केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, ओनली इन द केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड n इज इक्वल्स टू 1। ये n हर जगह आपका क्या होता है? चेंज होता है। समझ मेरी बात? ये n हर जगह आपका क्या होगा? चेंज होगा। एग्जांपल देता हूं मैं, देखो ध्यान से, ये रिलेशनशिप था, ये देखो ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, और बस हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। सूडोप्लास्टिक के लिए n इज लेस देन 1। सूडोप्लास्टिक के लिए जो n होता है वो क्या होता है आपका? लेस देन 1 होता है। और डायलेटेंट के लिए क्या होता है? ये n ग्रेटर देन 1। प्लीज ध्यान रखना, सूडोप्लास्टिक के लिए n क्या होता है? लेस देन 1। सूडोप्लास्टिक के लिए n क्या होता है? लेस देन 1। और डायलेटेंट के लिए जो n होता है ग्रेटर देन 1। देखो ये कौन से फ्लूइड्स है सर? ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये कौन सा फ्लूइड है सर? ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और न्यूटोनियन के लिए n की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। फॉर सूडोप्लास्टिक n इज लेस देन 1 एंड फॉर डायलेटेंट n इज ग्रेटर देन 1। और अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, लाइक आइडियल प्लास्टिक की या थीक्सोट्रॉफिक की। आइडियल प्लास्टिक और थीक्सोट्रॉफिक में क्या था कि इनको अगर मैं आपसे आइडियल प्लास्टिक की बात करूं, अगर मैं आपसे आइडियल प्लास्टिक की बात करूं, तो आइडियल प्लास्टिक क्या था कि इसको मिनिमम स्ट्रेस चाहिए, उसके बाद इसमें भाई अगर मैं आपसे आइडियल प्लास्टिक की बात करूं तो आइडियल प्लास्टिक में आपको क्या था कि आइडियल प्लास्टिक को मिनिमम एक शेयर स्ट्रेस चाहिए। जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, उसको हम जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को हम दबाते हैं, दबाने के बाद भी वो सेम टाइम पर नहीं निकलता, पहले दबाएंगे फिर वो थोड़ी देर बाद निकलता है। कहने का मतलब क्या है? आइडियल प्लास्टिक की अगर बात करें कि इसमें आपको एक मिनिमम शेयर स्ट्रेस चाहिए होता है, जिससे मिनिमम शेयर स्ट्रेस चाहिए होता है जिस उसके बाद इसमें रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस आता है। तो इस केस में अगर मैं रिलेशनशिप लिखूं तो इसको क्या चाहिए? मिनिमम शेयर स्ट्रेस। ध्यान से देखना, आपको ये सारे के सारे डिफरेंसेस ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपने डिफरेंसेस ध्यान नहीं रखे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। प्लस म्यू du by dy रेज़ टू द पावर n। ठीक है, और ये तो आपका आइडियल प्लास्टिक का हो गया। और अगर हम थीक्सोट्रॉफिक की बात करें तो हमने बोला था थीक्सोट्रॉफिक क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट मींस तो इज इक्वल्स टू म्यू du by dy रेज़ टू द पावर n प्लस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आपको इन चारों की डेफिनेशंस मैंने बार-बार बता दी है, आपको इन चारों की डेफिनेशन मैंने आपको बार-बार बताई है, और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ध्यान रखने पड़ेंगे, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी भी इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, और उस टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इस पेज पर। एक सेकेंड, तो अगर आपने देखा, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। अब इनके बीच में होता है ग्राफ, एक ग्राफ मिलेगा आपको, और उस ग्राफ में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा ये ग्राफ किसका है। देखो ग्राफ हम किसके बीच में प्लॉट करते हैं? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस, इन सब देखो प्लीज ध्यान से देखना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक का ध्यान नहीं दिया तो आपके बहुत सारे मार्क्स उड़ जाएंगे। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ये जे में भी आएगा, ए में भी आएगा, आईईएस में भी आएगा, गेट में भी आएगा। ये टॉपिक गेट में भी आता है, ये वाला टॉपिक गेट में भी आता है। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है जो चारों एग्जाम्स में आता है। अगर आप ध्यान से देख, अरे वो कौन गया यार, वो रिमूव कर दिया था मैंने, आपने लिख लिया था ना, आप थोड़ा लेक्चर को पीछे करके वो सबको लिख लेना यार, वो रिमूव हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेक्चर को बैक करके आप पूरा को लिख लेना, क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर तो मैं इधर ही बता दूंगा।
फिर तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, रिमूव हो गया। ठीक है, ध्यान से वो आप लेक्चर को बैक करके लिख लेना है, क्योंकि वो लिखने में मैं 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हमने कहा था कि इन सब के बीच में ग्राफ होता है। किस किस के बीच में? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस। सबसे पहले अगर मैं आपसे न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करूं, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी तो उनके भाई इसमें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या है? अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में, तो न्यूटोनियन फ्लूइड दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड का आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है और इसमें एन किसके इक्वल होता है भाई साहब? 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमने क्या था? सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक में एन क्या होता है? सूडोप्लास्टिक में सर एन लेस देन 1 होता है। तो ये ग्राफ बनेगा आपका यहां से निकलते हुए इस तरीके से सूडोप्लास्टिक। और सूडोप्लास्टिक में क्या होता है सर? एन लेस देन 1 होता है। उसके बाद क्या लिखा था हमने भाई? सूडोप्लास्टिक के बाद हमने क्या था? डायलेटेंट। डायलेटेंट क्या होता है यार? देखो ये ग्राफ आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। डायलेटेंट एन इज ग्रेटर देन 1। आपको ये जरूर याद रखना है। देखो ग्राफ ये जरूर याद रखना है कि किसमें n लेस देन 1 था, किसमें n इक्वल्स टू 1 है और किसमें n ग्रेटर देन 1 है। भाई देखो n जब 1 होगा ऑब्वियसली तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेस देन 1 होगा तो ऊपर से कर्व लाइन आएगी, n ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपने सारे मैथ्स में पढ़ा होगा। ये हमने मैथ्स में सारी ड्राइंग्स को या इन सारी कर्व्स को हमने ड्रॉ करना सीखा था। और लास्ट में क्या होता है हमारा? आइडियल प्लास्टिक, जिसको एक मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए होता है। देखो उसको एक मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए। ये ऊपर से क्यों बनाया? क्योंकि इस देखो ऊपर से क्यों बनाया है? ये सारे क्या है? जैसे ही शियर स्ट्रेस लगेगा, जैसे ही शियर स्ट्रेस लगेगा शियर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा इन तीनों में। इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। बट आइडियल बिंगम प्लास्टिक या बिंगम प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? बिंगम। अगर आइडियल प्लास्टिक को एक मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए उसके बाद ही चालू होता है। ये टोन आउट क्या है कि एक मिनिमम शियर स्ट्रेस पहले लेगा, उसके बाद ही शियर स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन इसके अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले ये मिनिमम शियर स्ट्रेस लेगा, उसके बाद इसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। और ये वाला क्या हो गया आपका? आइडियल प्लास्टिक। अब क्वेश्चन देखो, ये रिलेशन देख रखा है इन सब के बीच में। देन द फ्लूइड विद अ वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट n ग्रेटर देन 1। अब इसने पूछा है कि कौन से फ्लूइड के लिए इसने आपसे पूछा है कौन से फ्लूइड के लिए n ग्रेटर देन 1 होता है। अब आप खुद देख सकते हो n ग्रेटर देन 1 किसके लिए भाई साहब आपका? देखो क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं पढ़ाता ना तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को भाई साहब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही मैं पढ़ाना चालू करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर n क्या है? n इज ग्रेटर देन 1। और n ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है भाई साहब? डायलेटेंट। पहले आपको क्या रखना है? एक तो सर कर्व याद रखना है और इसकी n की वैल्यू ध्यान रखनी है। और n ग्रेटर देन 1 किसमें होता है? डायलेटेंट में। अगर हम देखो अब मेरे पास सामने इन सबके भी देखो, डायलेटेंट हो, सूडोप्लास्टिक हो, न्यूटोनियन हो या बिंगम हो, इन सब के मैंने आपको शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के या वेलोसिटी ग्रेडियंट के इन भाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? कितने हाइट पर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, du by dy को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन इसका n ग्रेटर देन डायलेटेंट है। आप इसको लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। का पानी पी लूंगा, मेरी प्यास लग गई है, वेट करता है एक सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस टेंशन, अच्छा ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्वेश्चन नंबर 68 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली। इन्होंने 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं, सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? कोहेजन की वजह से, सही है। कैपिलरिटी इज ड्यू टू एडेजन ओनली, ये भी सही है। भाई देखो कैपिलरिटी का मतलब क्या है? जब दो डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे से चिपकेंगे, अगर स्टिक करेंगे, है ना। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, या कैपिलरिटी की बात करें हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एडेजन, एक हमने पढ़ा था एडेजन, दूसरा हमने पढ़ा था कोहेजन। सरफेस टेंशन तो मैंने कोहेजन की वजह से आपको किस तरीके से होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। कैपिलरिटी में क्या होता है कि भाई कोई भी लिक्विड किसी भी ग्लास ट्यूब से चिपकता है, 2 अलग अलग मटेरियल चिपकते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडेजन, ये भी सही है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन एंड एडेजन, नो, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू ओनली कोहेजन। ऑप्शन नंबर 3 गलत है आपका, सरफेस टेंशन ओनली कोहेजन की वजह से है। कैपिलरिटी इज ड्यू टू बहुत कोहेजन एंड एडेजन, नो, कैपिलरी ओनली एडेजन की वजह से।
देखो ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। भाई सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, कैपिलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इसमें एडिशन होता है। सरफेस टेंशन कोहेजन की वजह से, एडिशन की वजह से नहीं है, और कैपिलैरिटी ओनली एडिशन की वजह से, कोहेजन की वजह से नहीं है। अगर कोहेजन बहुत ज्यादा होगा तो उसमें होगा नहीं। दैट मींस ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने वैसे पढ़ लिया है। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपका प्रेशर की तरफ बढ़ रहा हूं, अब मैं आपका प्रेशर की तरफ बढ़ रहा हूं। कैसे? अब आपको सारे क्वेश्चन प्रेशर के, दो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के क्वेश्चन थे वो आपके सारे कवर हो चुके हैं। हमने प्रेशर के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत करे हैं, हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के, देखो अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के करे हैं, प्रेशर मेजरमेंट के भी करे हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के भी करे हैं। अब हम बायोएंसी के, दैट मींस आने वाले 3-4 दिन में आपकी 4 यूनिट, मैं आपको बता दूं 4 यूनिट कौन कौन सी है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, एंड फोर्थ बायोएंसी। ये 4 यूनिट आपकी एक साथ कंप्लीट होगी, 4 यूनिट एक साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैक्यूम और नेगेटिव प्रेशर, फटाफट देखते हैं भाई। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे ऊपर का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, इसके नीचे का जो होता है वो बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। और एक जगह होता है बिल्कुल जीरो वैक्यूम, जीरो वैक्यूम, ये तो डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है भाई। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो आपको इस तरीके से पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अच्छी तरीके से पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, आपको इसके नीचे गए तो वो वैक्यूम प्रेशर होता है और उसको हम बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, है ना, ये आप ध्यान से देखना। और नेगेटिव गेज प्रेशर को यार उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, और जहां पर बिल्कुल जीरो वैक्यूम होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। नाउ वैक्यूम और नेगेटिव प्रेशर एट अ फ्लो सेक्शन इज, इसे लिखा है जो वैक्यूम प्रेशर होता है वो क्या क्या होता है। वैक्यूम प्रेशर जो आपका होता है वो क्या क्या होता है भाई। ऑब्वियसली आप इस डायग्राम से देख सकते हो क्योंकि डायग्राम आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, इस डायग्राम से ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अगर आप वैक्यूम प्रेशर ध्यान से देखोगे तो वैक्यूम प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होता है, बिलो होता है। अब प्रेशर मेजर्ड ऑलवेज बिलो द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब प्रेशर मेजर्ड बाय बॉर्डन गेज नहीं, एक सिंपल सा आपका आंसर दे रखा हुआ है कि जो वैक्यूम प्रेशर होता है या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर जो होता है वो हमेशा आपका लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ए इसका आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन था। हाँ ये वापस आ गया, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। उसी डायग्राम पर ये जो मैंने आपको एक फिगर बताया किस तरीके से, इसी के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसी के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा वापस से आ जाओ फटाफट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इसको वैक्यूम भी बोलते हैं। और जहां पर बिल्कुल जीरो वैक्यूम होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। फटाफट देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, यहां पर जो प्रेशर इन्होंने मेजर करा हुआ है वो एब्सोल्यूट प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करा हुआ है। मतलब इस ये रेफरेंस लाइन आपकी बन गई, इसके रिस्पेक्ट में मान लो ये पॉजिटिव गेज प्रेशर है, कोई भी पॉइंट, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर है। अब इन्होंने इसके रेस्पेक्ट में यहां तक की वैल्यू पूछी है, इन्होंने इसके रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पर गेज प्रेशर लिखा हुआ है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। देखो ध्यान से देखना, जहां पर ओनली गेज प्रेशर लिखा हुआ है, जहां पर आपके सामने ओनली गेज प्रेशर लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव गेज प्रेशर ही होगा, और जहां पर नेगेटिव गेज प्रेशर होगा वहां पर उन्होंने वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ होगा। ध्यान रखना, या तो नेगेटिव गेज प्रेशर लिख सकते हैं और जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है वो वैक्यूम प्रेशर होता है। बट अगर मान लो उससे डायरेक्टली गेज प्रेशर लिखा है दैट मींस वो पॉजिटिव की बात करना है, ध्यान से लिखना। तो इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट प्रेशर भी है, इस क्वेश्चन में गेज प्रेशर भी है, और इस क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो आप ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट प्रेशर आपके किस किक पर आ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पर किस किस किक पर आ रहा है। देखो पहले यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो आप ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है, प्लीज ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और जो गेज प्रेशर के बीच में आपके सामने रिलेशनशिप आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। सो आप देख लो, ये रहा, ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर माइनस नो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इन्होंने एक बहुत जबरदस्त दिमाग लगा रखा है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशनशिप तो ये वाला सही है और ऊपर में देखा तो माइनस है, तो ये तो गलत है क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर यार देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप ये मेरे से बिल्कुल मत बोला कि सर आपने वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया नहीं, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसने क्या करा, दिमाग लगाया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से गेज प्रेशर क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना। अगर ऐसे मैं गेज देखूं, अगर मैं यहाँ से गेज प्रेशर देखूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दैट मींस हमारा रिलेशनशिप तो ये सही है, बट इसने जो आंसर दिया है वो इस फॉर्म में दिया है। आप ध्यान से देखो, जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेफ्ट हैंड साइड लेके चल जाऊंगा तो क्या होगा, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी ऑप्शन आपका सही क्वेश्चन है। आप देखो, इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश करी है, और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, किसी भी जेई की एग्जाम में, किसी भी ए की एग्जाम में। सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, तो कुछ भी बाहर से तो नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, वापस देखना ध्यान से। देखो बैक टू बैक मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, फटाफट बनाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है जी, ये आपको तो डायग्राम याद हो गया होगा किस तरीके से बना रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इन फ्लो सिस्टम इज ऑलवेज अबव लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा इसके नीचे होता है, ना कि अबव। इज ऑलवेज अबव। ध्यान से देखना, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट प्रेशर तो यहां से लेके कहीं भी हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर यहां तक भी हो सकता है और एब्सोल्यूट प्रेशर यहां तक भी हो सकता है। प्लीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या है, हमें अच्छी तरीके से पता है। अब इसे लिखा है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर का इज ऑलवेज अबव लोकल एटमॉस्फेयर, नो इट कैन बी बिलो द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो। कैंसर इज इक्वल टू वैक्यूम प्रेशर, नो इज इक्वल टू गेज प्रेशर आल्सो। एब्सोल्यूट प्रेशर तो यहां से लेके यहां तक कहीं कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक छोड़ा तो वैक्यूम प्रेशर के इक्वल है, मैंने यहां से यहां तक छोड़ा तो उसमें तो गेज प्रेशर के रोल में आ रहा है। एब्सोल्यूट प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है, जीरो कीड़ा आ रहा है इसी के। एब्सोल्यूट प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है, मे बी अबव, बिलो और इक्वल टू द लोकल एटमॉस्फेरिक। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप समझ लो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर और ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर इनके बीच में आपको रिलेशनशिप पता नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा इश्यू हो जाएगा। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो वो गेज प्रेशर भी बन सकता है और वो वैक्यूम प्रेशर भी बन सकता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बन सकता है, वो पॉजिटिव गेज प्रेशर भी बन सकता है। यस, मे बी अबव, बिलो और इक्वल टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कोर्स की कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर। देखो मैंने क्या बोला था, प्रेशर ऑफ 200 kilopascals is equivalent to head of H meters of carbon tetrachloride of relative density इतना। बहुत इजी है यार, फटाफट देखो, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये प्रेशर का फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर इक्वल्स टू रो इनटू जी इनटू एच। प्लीज ध्यान से देखना, प्रेशर कितना लिख रखा है, 200 kilopascals is equivalent to head of H मीटर। हाइट पूछी है, डेंसिटी कितनी देखी, 1.59, G 9.8। फटाफट देखेंगे, प्रेशर को 200, डेंसिटी कितना है इनटू G 9.8 इनटू H। मैं इसको यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, फटाफट मैं देख लेता हूँ। 200 डिवाइडेड बाय 1.59 डिवाइडेड बाय 9.8, 12.83 आंसर आ गया। 12.83 मेरा आंसर आ रहा है 12.83। इसको फटाफट लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप न्यूमेरिकल लिखने टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्क्यूरी इज कंसीडर्ड, ये मर्क्यूरी वाले क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए हैं, ठीक है।
तो मर्क्यूरी क्वेश्चन तो आपको आजकल की मर्क्यूरी ही क्यों हम यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई साहब आगे तगड़ा क्वेश्चन, ओहो भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है। मैंने आपको प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बताया था, ये क्या है। बोलोगे सर मैनोमीटर लग रहा है, बोलोगे सर मैनोमीटर लग रहा है। मैनोमीटर तो मैंने आपको दुनिया भर के बताए। ये कौन सा मैनोमीटर है सर? ये यूट्यूब मैनोमीटर सर, ये यूट्यूब मैनोमीटर है। ध्यान से देखना, अब आपके सामने जबरदस्त मैनोमीटर्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैनोमीटर्स के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। अब प्लीज ध्यान से देखना, मेरा अब मुझे क्वेश्चन सेशन यहां पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। मुझे अब अपना पूरा क्वेश्चन सेशन जो है पूरा छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे को आपको पढ़ाने न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके सामने न्यूमेरिकल देकर रखा हुआ है यूट्यूब मैनोमीटर का। ठीक है, उसके पहले तो भाई साहब मुझे आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, ये जो मैनोमीटर्स का टॉपिक है वो मैनोमीटर्स कहां पर काम आते हैं? प्रेशर मेजरमेंट के लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर्स कहां पर काम आते हैं? प्रेशर मेजरमेंट के लिए। अगर हम बोले कि हम प्रेशर किन किन डिवाइसेस से या इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो जो मेजरमेंट प्रेशर को मेजर कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम मैनोमीटर्स की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा कुछ डायल गेजेस आते हैं जिनमें बस डायरेक्ट मैकेनिकल डायल गेजेस आते हैं, घड़ी की तरह होते हैं, उनको डायरेक्ट आप प्रेशर बता दो, डायरेक्ट आपको प्रेशर बता देंगे। अगर हमें किसी भी फ्लो का प्रेशर मेजरमेंट करना है तो कुछ तो हम मैनोमीटर्स की हेल्प से करते हैं और कुछ हम डायल गेजेस, तो घड़ी की तरह होता है, आपको बताइए डायल गेजेस क्या होता है, उस तरीके से हम डायरेक्ट प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा है नहीं, ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, आपको लगा दो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। हमसे एग्जामिनर को पूछेगा जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायल गेजेस को आप डायरेक्टली लगाओगे, उससे आपको क्वेश्चन एक सेकंड वेट करना। ठीक है जी, कहां थे आप लोग? ठीक है, तो डायल गेजेस तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे देगी, वो आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपको मैनोमीटर्स के बारे में। अभी मैनोमीटर्स के देखो, मैनोमीटर्स का थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है। मैनोमीटर्स की थ्योरी मैंने आपको बताई है कौन सा मैनोमीटर कहां पर काम आता है। और मैं देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैनोमीटर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा सबसे पहले इग्नोर करना स्टार्ट करता है। क्या होता है, बच्चा शुरुआत में स्टूडेंट क्या करता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं फ्लूइड के, उसको मजा आता है, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। बट आपको डिस्टर्ब नहीं होना है क्योंकि हमें सरकारी के लिए तो हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं मैनोमीटर्स की बात करूं तो मैनोमीटर्स क्या होते हैं? मैनोमीटर सिंपल से दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्ट इसको, ये होते हैं दो टाइप के। ये होता है सिंपल मैनोमीटर्स, अभी मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। और ये होता है आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। एक होते हैं सिंपल मैनोमीटर्स और एक होते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। ठीक है, अगर मैं सिंपल की बात आपसे करूं तो इसमें आता है, एक होता है पीजोमीटर या पाइजोमीटर, और दूसरा होता है इसमें यूट्यूब मैनोमीटर। कौन सा होता है? यूट्यूब मैनोमीटर, जो हम पढ़ते हैं ना, यूट्यूब मैनोमीटर। और तीसरा होता है इसमें सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ध्यान से देखते आना। और अगर हम डिफरेंशियल की बात करें, समझ लो मेरी बात, ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी यार। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड, क्या डिफरेंशियल क्या होता है? यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और दूसरा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इस टॉपिक को एक बार अपने बेसिक फिर डाल दो। अगर हम बात करें प्रेशर मेजरमेंट की, भाई प्रेशर तो आपको पता है किसी भी एरिया में फोर्स लगेगा और किसी एरिया पर तो प्रेशर डेवलप होगा। तो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं मैनोमीटर से या डायल गेजेस से। मैनोमीटर्स में आते हैं सिंपल मैनोमीटर्स। सिंपल मैनोमीटर कौन से होते हैं? पाइजोमीटर या पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड सिंगल कॉलम। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने अब आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सामने, बट ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देख के रखा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन आपको कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, तो पहला पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल मैनोमीटर का है, और सिंपल मैनोमीटर भी यूट्यूब मैनोमीटर का है। अब आप बोलोगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको अभी तक ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। सबसे पहला हम टॉपिक लेके आते हैं सिंपल मैनोमीटर्स, सिंपल मैनोमीटर्स, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, तो आपको आएगा कहां समझ में। बट हाँ, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। सबसे पहले सिंपल पीजोमीटर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है आपका, पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है, जहां पर भी आपको प्रेशर, ये ट्यूब होती है। अब ये जितने भी मैनोमीटर्स कहां कहां यूज होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको 20 मिनट में पढ़ा रखा है। ये सारे मैनोमीटर्स कहां कहां यूज होते हैं भाई साहब, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाकर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मुझसे ये वापस उम्मीद मत करना कि मैं आपको टॉपिक वापस पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस में यूट्यूब है, इन्वर्टेड है, सब कुछ मैंने आपको बता के रखा हुआ है, कहां पर कौन कौन से मैनोमीटर्स। इसके प्रीवियस, इसके तीसरे 3 लेक्चर के बैक करोगे तो 3 लेक्चर के बैक में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए, तो मैं इसको अब यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं आपको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हमें एक ट्यूब टाइप होती है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया हमने इसको, मान लो ये कोई टैंक है, ये जो सर्कल मैंने टैंक बना दिया, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो जितना पानी इसके अंदर चढ़ेगा, जितना पानी इसके अंदर चढ़ेगा, कुछ हाइट होगी भाई, जो पानी इसके अंदर चढ़ेगा कुछ ना कुछ हाइट तो होगी इसकी। इसके ये इसके सेंटर से, ये जो सेंटर है ना, सेंटर, इसके सेंटर से ऊपर तक की हाइट याद रखना, इसके सेंटर से ऊपर तक की हाइट, जितना आपको पानी चढ़ेगा, बस प्रेशर क्या निकलेगा, रो जो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जितनी भी हाइट इसके ऊपर चढ़ी, यहाँ पर हाइट वैल्यू पुट कर दो। मान लो ये ए पॉइंट था, तो हमें प्रेशर एट ए पॉइंट मिल जाएगा, प्रेशर एट ए पॉइंट मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। प्रेशर एट ए इक्वल्स टू रो इनटू जी इनटू एच। ये पीजोमीटर सिंपल मैनोमीटर का टॉपिक होता है, जिस हम कैलकुलेट करेंगे, जो हाइट बढ़ेगी उस हाइट को रो और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें प्रेशर एट पॉइंट मिल जाएगा। आप ध्यान से देखना। सेकंड है हमारा, इन चीजों को ध्यान से देखना यार, ये चीजें आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपने नहीं देखा तो आपको इश्यू हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्लीज ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, यूट्यूब मैनोमीटर में बोला था किसी भी पॉइंट पर आपको अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है, मान लो इस ये कोई पॉइंट है, कोई टैंक है, कुछ भी है, पाइप है, तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये हमें इस जगह मेजर करना था, हमने इस जगह इसको कनेक्ट कर दिया, ये प्रेशर एट ए। ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ये ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम कुछ ना कुछ फ्लूइड, देखो क्या होगा, यहाँ पर पानी आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें फ्लूइड होता है, मर्क्यूरी हम जनरली यूज करते हैं। मर्क्यूरी की मैंने तारीफ आपको दुनिया भर की बता के रखी हुई है, दुनिया भर की मैंने आपको मर्क्यूरी की तारीफ बताई है कि मर्क्यूरी ही क्यों हम यूज करते हैं। प्लीज ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा, आपका पानी आया, देखो सबसे ज्यादा इसमें एक लिक्विड यूज होता है, पानी हम ले लेते हैं, चलो हम पानी को यूज कर लेते हैं। ये पानी है, आपने पानी कनेक्ट करा, पानी यहाँ पर जाएगा, होता क्या है, इसमें एक लिक्विड होता है मर्क्यूरी को हम रेड से बना देते हैं। मान लो मर्क्यूरी हमने यहाँ से, एक मर्क्यूरी होगा, ध्यान से देखना, ये मर्क्यूरी हमने बना दिया। अभी इसमें मान लो ये दोनों सेम लेवल पे, तब जब इसमें आपका पानी नहीं था। अब जैसे ही मैं पानी का प्रेशर इसमें लगाऊंगा, जैसे ही पानी से हम कनेक्ट कर देंगे, ये पानी का प्रेशर इस वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट लिम्ब, ये लेफ्ट पोर्शन है, ध्यान रखना, लेफ्ट कॉलम एंड दिस इज राइट कॉलम। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। तो जैसे ही हम पानी इसमें कनेक्ट करेंगे, या किसी भी पॉइंट पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो पानी मर्क्यूरी को दबा देगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अब क्या करेगा, अभी तक तो ये दोनों सेम लेवल पर थे, बट जैसे ही मैं पानी लेकर आऊंगा, ध्यान से देखना,
क्या होगा, पानी इस मरकुरी को यहां से दबा देगा, इस तरीके से कंप्रेस कर देगा, दबा देगा, है ना। और जैसे ये दबेगा ये यहां से उठ जाएगा, और जैसे ये मान लो पानी मान लो आपका यहां तक आ गया, यहां तक पानी आ गया आपका, तो क्या होगा, जितना ये दबा मरकुरी यहां पर, ये उतना ही यहां पर ऊपर उठ जाएगा। ऑब्वियसली बात है सर, ये तो ऊपर जितना यहां से दबेगा उतना यहां से ऊपर उठ जाएगा। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। जितना लेफ्ट से वो कंप्रेस हुआ, जितना लेफ्ट से दबा उतना यहां से उठ जाएगा। अब देखो कि जहां तक ये नीचे तक गया है, यहां तक आप ले लो एक डेटम लाइन, प्लीज ध्यान से देखना। देखो यहां तक दबा, हमने यहां पर एक लाइन देखी और इस लाइन को बोल दिया हमने डेटम लाइन। देखो ध्यान से, जहां तक दबा वहां से हमने लाइन खींच दी और इस लाइन को हमने बोल दिया डेटम लाइन। अब ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हाइट तो आपको यहां से लेके यहां तक मिल गई, इसके सेंटर से ये हाइट हो गई आपकी h1, कहां तक, डेटम लाइन तक। और जहां तक ये ऊपर चढ़ा, समझ रहे हो मेरे पास, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा मैंने नीचे तक दबा दिया, ये देखो यहां तक लेके आया, ठीक है। और जितना ये ऊपर तक चढ़ा, कहां से, डेटम लाइन से, जितना ऊपर तक ये राइज हुआ उसको हमने बोल दिया h2, उसको हमने बोल दिया आपका h2। अब ध्यान से देखना, अब आपको चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। अब मैं आपके सामने कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, लाइक h1। व्हाट इज h1? हाइट इन लेफ्ट कॉलम, दिस इज लेफ्ट कॉलम, दिस इज राइट कॉलम, दिस इज लेफ्ट कॉलम, दिस इज राइट कॉलम। h1 क्या है, डेटम लाइन से ऊपर की हाइट। अगर मैं बोलूं व्हाट इज h1, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ, अभी यहां पर मान लो ये पानी था, हमने इस लिक्विड को क्या माना, दिस इज वाटर, और ये लिक्विड हम इसको मान लेते हैं मर्क्यूरी। तो अगर आपसे बोलूं व्हाट इज h1, हाइट ऑफ वाटर अबव डेटम लाइन, अबव डेटम लाइन। बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे टाइम भी देना, टाइम दिखाओगे, टाइम है पूरा 5 मिनट तो है मेरे पास, ठीक है। व्हाट इज h1, हाइट ऑफ वाटर अबव डेटम लाइन। व्हाट इज h2, हाइट ऑफ, रेड वाला क्या है, मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट इज ρ1, डेंसिटी ऑफ वाटर। हमने 1 की जो पैरामीटर्स हैं, जो 1 के पैरामीटर्स हैं वो हमने लेफ्ट के लिए, जो 2 के पैरामीटर्स हैं वो हमने राइट के लिए लिए। मतलब 1 के पैरामीटर्स हमने लेफ्ट कॉलम के लिए लिखे हैं, 2 के पैरामीटर्स हमने राइट कॉलम के लिए लिखे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज ρ2, डेंसिटी। अब हर बार जरूरी नहीं मर्क्यूरी हो, कुछ भी लिक्विड हो सकता है, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है ये कुछ भी हो सकता है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ρ1 आपने h1 लिख दिया, h2 लिख दिया, ρ1 लिख दिया, ρ2 लिख दिया, ये चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, प्लीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। ये डेटा लाइन को ले लो xx। हुआ क्या था, जब ये फ्लूइड कनेक्टेड नहीं था तो ये मर्क्यूरी दोनों सेम लेवल पे थी। याद है मैंने यहां तक लगाया था, फिर मैंने इस मर्क्यूरी को मिटा दिया। जरूरी नहीं मर्क्यूरी ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या करा, हमने ये देखा कि पहले सर क्या था, पहले ये दोनों सेम लेवल पर थे, मतलब दोनों पर सेम प्रेशर था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने पानी कनेक्ट करा, ये मर्क्यूरी यहां से दब गया। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये डेटम लाइन के ऊपर, अगर इस डेटम लाइन के रिस्पेक्ट में हम देखें, अगर हम इस डेटम लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये प्रेशर अब दोनों बैलेंस हो चुके हैं। देखो पहले ये दोनों यहां तक के रहे, फिर ये दब गया, फिर ये ऊपर पहुंच गया, यहां से पानी कनेक्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन है ना, इसके ऊपर ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो चुके हैं, तभी तो ये दबा। अगर बैलेंस नहीं होते तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसे दबता ही नहीं। अब प्लीज ध्यान से देखना, पहले दोनों सेम लेवल पे थे, जब प्रेशर करा तो दब गया और ये ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब अब क्या है, ये ऊपर ही पहुंचा हुआ है राइट वाले कॉलम में। इसका मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब ये है कि अब आपका इसके ऊपर जो है लेफ्ट में और इसके ऊपर राइट में दोनों आपके प्रेशर दैट मींस सेम हो चुके, बैलेंस हो चुके हैं। दैट मींस हम क्या लिख देंगे, एज द प्रेशर इज सेम इन बोथ कॉलम्स, क्योंकि बैलेंस हो गए दोनों के दोनों, एज इन बोथ कॉलम्स अबव डेटम लाइन। याद रखना कि डेटम लाइन, हमने डेटम लाइन के रिस्पेक्ट में इसको माना है क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए, तो दैट मींस दोनों में प्रेशर बराबर हो गए, तभी तो बैलेंस हुआ है। प्लीज ध्यान से देखना, देखो
ये हमें ए पर मेजर करना है प्रेशर, हाँ सर हमें ए पर मेजर करना है पी ए, और इसी लेफ्ट कॉलम में यहां से लेके यहां तक पानी भरा पड़ा है। और जब मैंने बोला था हाइट की वजह से, जो देखो प्लीज ध्यान से देखना, ये आपका ए पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना था। दूसरा देखो, एक प्रेशर तो ये हो गया, दूसरा यहां से लेके यहां तक हाइट है, और हाइट की वजह से प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच रो वन जी एच वन। दो प्रेशर है ना यहाँ पे, एक तो इसकी हाइट की वजह से रो वन जी एच वन, एंड एक ये जो हमने कनेक्ट करा है इस जगह पे प्रेशर है, दैट मींस दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये हमने लेफ्ट, दैट मींस दिस इज प्रेशर ऑफ लेफ्ट कॉलम, ये आपका लेफ्ट कॉलम का प्रेशर है। और उसी तरीके से अगर मैं राइट कॉलम का देखूं तो राइट में तो ओनली H2 हाइट है, ये तो ओपन है, U2 मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर है, ये तो ओपन है, तो इज इक्वल टू इसमें जो प्रेशर आएगा रो 2 G H2, और यहां से अगर हम देख सकते हैं तो P इज इक्वल टू रो 2 G H2 माइनस रो 1 G H1। ये लो आपका सिंपल सा प्रेशर का फॉर्मूला। अभी बस मैंने आपको सिंपल YouTube मैनोमीटर ही पढ़ाया है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करूंगा, प्लस और भी कॉन्सेप्ट मुझे भी बताने हैं। टेक केयर, बाय बाय।